देखिए बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे 10th क्लास के साइंस के चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। देखिए, कार्बन जो है पृथ्वी में मात्रा के आधार पर उसका जो क्रम है वह 17वें स्थान पर आता है। सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन जो कि आपकी गैस है अर्थात अधातु है, सिलिकॉन जो कि अर्धधातु है, एल्यूमिनियम जो है धातु है। अगर कभी प्रश्न इस प्रकार से आता है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो इसका उत्तर रहेगा हमारा ऑक्सीजन। अगर धातु की बात करेंगे तो धातु सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी में एल्यूमिनियम पाई जाती है। देखिए, कार्बन एक आधात्विक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6 एवं परमाणु भार होता है 12 यूनिफाइड मास। कार्बन के 3 समस्थानिक है। समस्थानिक का आशय ये होता है ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात जो एक ही स्थान पे रखे गए हैं आवर्त सारणी में, लेकिन उनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। कार्बन 12, 13 और 14। हमारा जो कार्बन 14 है वह होता है रेडियो एक्टिव। देखिए, कार्बन के बारे में हम बात करें, कार्बन सभी जीवों के अंदर पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। जीव के अंदर सभी जो अधिकांश जो पदार्थ होते हैं वह सभी कार्बनिक होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, जितने भी ये पदार्थ हैं सभी में कार्बन पाया जाता है। पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है बर्जीलियस। उनने ये कहा है कि कार्बन जो होता है वह केवल जीवों के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक जो है बोलर, जिनने अमोनियम साइनेट से जो कि अकार्बनिक पदार्थ है उससे कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण किया था, तो बाद में उनकी जो ये थ्योरी है कि जो कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण केवल जीवों के अंदर ही हो सकता है, वह मिथ्या साबित हो गई। अब हम बात करें कार्बन खनिज के रूप में, तो कार्बन जो है वो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, जिसकी मात्रा 0.03% होती है। अब हम बात करते हैं कार्बन की आबंधन प्रकृति की। तो कार्बन की जो आबंधन प्रकृति है वो आपको इनके कुछ यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक से स्पष्ट हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एसिटिक अम्ल जिसका गलनांक 290 केल्विन एवं क्वथनांक 391 केल्विन है, क्लोरोफॉर्म 209, 334, एथेनॉल 156, 351, मीथेन 90 और 111। अगर आप इनके गलनांक और क्वथनांक देखेंगे तो आपको यह ध्यान से दिखेगा कि इनकी गलनांक व क्वथनांक काफी कम है। इसका मुख्य कारण है कार्बन की सहसंयोजी प्रकृति। कार्बन की सहसंयोजी प्रकृति, सहसंयोजी प्रकृति। जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक काफी कम होने का कारण यह होता है क्योंकि उनके अंदर अंतर आणविक आकर्षण नहीं पाया जाता है या बहुत ही नगण्य पाया जाता है। जैसे हम चर्चा करें, मान लीजिए आपका ये ऑक्सीजन जो कि गैस है, गैस रूप में पाया जाता है, आपका एक सहसंयोजी अणु है। अब सहसंयोजी अणु की ये विशेषता होती है कि उसके अणुओं के ऊपर जो भी उसके घटक, उसके परमाणु हैं, उनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनता है, या आंशिक रूप से वो आवेशित होते भी हैं क्योंकि उनकी विद्युणात्मकताओं में अंतर पाया जाता है। तो उनकी जो प्रकृति होती है वो अधिकांशतः गैस एवं कुछ मात्रा में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और अपवाद स्वरूप कोई संयोजी जो आपके अणु हैं वह ठोस अवस्था में भी मिलते हैं, जैसे कि आयोडीन। तो जबकि आयनिक जो हमारे यौगिक होते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर NaCl का उदाहरण दिया है, तो आपने पिछले अध्याय में इसमें पढ़ा है कि NaCl जो है वह इसमें सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है एवं क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो सोडियम के ऊपर धनावेश एवं क्लोरीन के ऊपर
ऋण आवेश पाया जाता है। जब अणु के ऊपर धन आवेश एवं ऋण आवेश पाए जाते हैं तो अणुओं के मध्य में अंतर आणविक आकर्षण अधिक पाया जाता है, क्योंकि आवेश जो होता है वह विपरीत आवेश को अपनी ओर खींचता है, और जब वो खींचता है तो आकर्षण से उनके जो अणु होते हैं काफी पास पास में एकदम संरचना उनकी पैक रहती है, जिससे उनको दूर करने के लिए अथवा गलनांक एवं क्वथनांक अवस्था में लाने के लिए आपको अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है, जो कि आपको इसके गलनांक और क्वथनांक देखकर स्पष्ट हो रहा है कि NaCl जो कि नमक है इसका गलनांक 1083 केल्विन एवं क्वथनांक 1686 केल्विन है। आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड 3125 और ये 3873 इसका क्वथनांक होता है। तो काफी अधिक क्या है इनके गलनांक और क्वथनांक पाए जाते हैं। अब बात करें चालकता की। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे जैसे जो भी आपके ये सहसंयोजी अणु होते हैं इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। तो अगर आप इनके ऊपर जब कोई आवेश नहीं पाया जाता है तो ऐसे जिस पर आवेश नहीं पाया जाता है ऐसे पदार्थ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। जबकि हमारे जो आयनिक यौगिक हैं, उदाहरण के लिए हम NaCl को ही ले लेते हैं, अगर हम इसको जलीय विलयन में घोलते हैं तो जलीय विलयन में घोलने पर यह Na धन आवेश में एवं Cl ऋण आवेश में अपघटित हो जाता है। तो हमारे जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में तो धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी गलित अवस्था में आप उनको जलीय विलयन में घोलते हैं या उनकी जो पिघली हुई अवस्था होती है इसमें वे अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं, और जब आयन आ जाते हैं तो हम वह विद्युत का चालन करने लगते हैं। देखिए अब हम समझते हैं कि कार्बन की प्रकृति सहसंयोजी क्यों होती है। देखिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वह होता है 6 एवं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है 1s2 2s2 2p2 रहता है। कार्बन की बाहरी कक्षा का अर्थ होता है आगे का बढ़ांक 1 2 2, इसका बढ़ांक है 2। तो कार्बन की जो बाहरी कक्षा है उसके 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं एवं 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आपको ये ध्यान होगा कि जो बंध का निर्माण करते हैं वो केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर कार्बन के केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही अयुग्मित होंगे तो वह केवल 2 ही बंध बना पाएगा, और केवल 2 ही बंध बना पाएगा तो उसका अष्टक पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसके लिए कार्बन के अंदर इसमें जो इसके ये कक्षक हैं इनमें संकरण पाया जाता है एवं इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां चले जाता है। इस प्रकार कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अन्य 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों को अपने से जोड़ता है एवं अपना अष्टक पूरा करता है। उदाहरण के लिए अगर आप मीथेन को देखेंगे तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। मीथेन के बारे में हम बात करें तो मीथेन जो है वह आपका जो प्राकृतिक जो CNG होती है उसका प्रमुख घटक है। देखिए कार्बन सहसंयोजी बंध का निर्माण क्यों करता है। अगर आप कार्बन का परमाणु आकार बनाएंगे तो आपको यह स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु का जितना क्रमांक होता है उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन पाए जाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, अर्थात कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन की जो स्थिति है प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है एवं इलेक्ट्रॉन जो है आपका कक्षाओं के अंदर पाया जाता है। तो हमारा ये हमने कार्बन बना दिया। अगर हम कार्बन को आयनिक यौगिक में समझें तो देखिए आयनिक यौगिक के लिए इसको क्या करना पड़ेगा। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके ऊपर 4 ऋण आवेश आ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है समझिए, जैसे किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करने का जो कार्य होता है वह होता है नाभिक का। नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है क्योंकि दोनों में आपस में विपरीत आवेश होता है, विपरीत आवेश में आकर्षण पाया जाता है। तो नाभिक बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है।
अब अगर ये नाभिक बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, अगर ये प्रथम इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है तो देखिए इसको एक कार्य करना पड़ेगा जिससे ये ऊर्जा को क्षय करेगा। अब जब ये ऊर्जा को क्षय करेगा तो साथ में क्या होगा कि अब यहाँ पर अगर आप स्थिति देखेंगे तो पहले इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़कर 7 हो जाती है। तो नाभिक पहले 6 इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रित कर रहा था, अब वह 6 प्रोटॉन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में जो रखने का जो कार्य होता है, यहाँ जो स्टेबल होने का जो कार्य होता है वह हमारा नाभिक करता है। तो ये जो नाभिक है इसकी संख्या अब इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम हो गई है, जिससे क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ओर उसका जो प्रभाव है नाभिक का वह भी घट जाएगा और आकार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। जब आकार में बढ़ोतरी होगी तो नाभिक का प्रभाव पहले से और भी कम हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने पर ही कार्बन का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है एवं वह दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आकर्षित करता है तो उसको जो ऊर्जा पहली बार में निकलती है दोबारा हमको ऊर्जा उसको देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे कार्बन का आकार बड़ा हो गया है और हर बार एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसका आकार लगातार वृद्धि करेगा और लगातार नाभिक का जो प्रभाव है वो घटने लगेगा, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या है वो इसमें निश्चित है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ोतरी हो रही है जिससे आकार बढ़ेगा, नाभिक का प्रभाव हर बार घटेगा। हर बार घटने से आपको उसको बहुत अधिक ऊर्जा देना पड़ेगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है। तो अर्थात 4 जो हमारे हैं 6 प्रोटॉन के द्वारा 10 इलेक्ट्रॉनों को मतलब 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रित कर पाना या आकर्षित कर पाना क्या है, बड़ा ही मुश्किल कार्य है या हम ये कहें असंभव कार्य है। अर्थात यह 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता। अब बात करें 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने की, तो कार्बन जो है अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यह 4 धनावेश बनाएगा। अब हम ऐसे देखें तो वही बात है कि इसके पास में 6 धनावेश हैं और बाहरी कक्षा में यहाँ पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा के अंदर इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार प्रारंभिक स्थिति में अर्थात परमाणु की स्थिति में हमारे पास में 6 धनावेश और 6 ऋणावेश है। अब अगर ये धनावेश बनाता है तो धनावेश बनाने पर हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमको परमाणु को ऊर्जा देना पड़ती है। अब हम परमाणु को जो ये ऊर्जा देते हैं, हमने पहली बार जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ऐसी स्थिति में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो घट गई। अब इलेक्ट्रॉन की जब संख्या घट जाती है तो नाभिक का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिससे आकार परमाणु का छोटा हो जाता है, क्योंकि धन आवेश अब ज्यादा आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर। दोबारा की स्थिति में और अधिक ज्यादा आकर्षित करता है। अगर यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन कर दिए, हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे निकल चुके हैं। अब आप देखिए प्रत्येक बार आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पिछली बार से अधिक ऊर्जा देना पड़ेगी। इसका क्या कारण है? क्योंकि नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींच रहा है, क्योंकि उसकी संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में अब बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन घट गए हैं तो अनुपात रूप में उसकी संख्या क्या है, बढ़ गई है, जिससे क्या है कि अब हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है काफी मुश्किल होने लगता है हर बार। तो अगर हमको यहाँ पे कार्बन के अंदर 4 धनावेश का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको बहुत अधिक ऊर्जा देना पड़ती है, जो कि संभव नहीं है। तो कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, अर्थात कार्बन यहाँ पे सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। इसीलिए जब कार्बन सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है तो कार्बन के जो अधिकांश यौगिक हैं उनके गलनांक व क्वथनांक कम पाए जाते हैं एवं इनके जो अधिकांश यौगिक हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी कुछ चीजें हैं, कुछ जो चीजें हैं जो आपकी किताब में नहीं है वो मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिखी है, तो वो उन तक भी ये बात पहुंच जाए। ठीक, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।